Hello guys, welcome to Defense Academy. I am Mentor Prashant Kare, ex-class 2 officer of ICG and this year appearing for UPSC interview. आज हम फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को मैं 4 या पार्ट में डिवाइड करूँगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात शुरू होती है पार्ट नंबर 3 से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 25 पार्ट्स है, उसमें पार्ट नंबर 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। उसमें से आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं। बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, लेकिन एक को कम किया गया है, उसे लीगल राइट बनाया गया है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी। और उस आर्टिकल को 44th अमेंडमेंट 1978 में उसे अमेंड किया गया था और अमेंड करके उसे कम किया गया है। और उसे राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था, अब वो आर्टिकल नंबर 300A बन गया है। आर्टिकल नंबर 300 और उसका सब है ए। ओके, और उसे लीगल राइट बनाया गया है अभी। तो अभी क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो अभी 6 है, पहले 7 थे। जो एस्पिरेशन है या कह सकते हैं कि हमने उसे बोरो कहाँ से किया है फंडामेंटल राइट की कंसेप्ट को, तो किया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से हम बोरो किया है, यूएसए से हमने उसका कंसेप्ट लिया है। पार्ट नंबर 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कौन सा है, तो पार्ट 3 है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। आगे, और हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब होता है कोर्ट में उनका वायलेशन होने के बाद, या आपके राइट्स को ही कम कर रहा है, उसको एब्रीच कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और उन्हें वापस पा सकते हैं, उसे कहते हैं जस्टिसेबल। तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ आप जा सकते हैं कोर्ट में। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो वेलफेयर स्टेट नहीं कह सकते, लेकिन हम पीपल वेलफेयर की बात करता है। ये फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल नेचर उसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। आगे, और ये फंडामेंटल राइट्स किस लिए दिए जाते हैं? फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अगर आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, तो इंसानों के लिए है, इंडियन पीपल के लिए है। तो ये किन के खिलाफ दिए गए? तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ दिए गए हैं। तो कौन कौन से है ये, तो ये देखना ज़रूरी है। तो ये 7 दिख रहे हैं, उसमें से मैंने अभी कहा था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है 31 वाला, उसे निकाल दिया गया है और अभी 6 राइट है हमारे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से शुरू होंगे। मैं आज ट्राई करूँगा कि राइट टू इक्वलिटी शुरू करूँ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 और 13 मुझे लेना है। बाद में मैं 14 भी शुरू करूँगा, उसमें से कितने टॉपिक होते हैं देखते हैं। वैसे तो राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेकर 18 या 18 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए। हम ट्राई करेंगे आज आर्टिकल 14 को ख़त्म करें। मैंने आज भी बताया था कि उसे 44 अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल नंबर 31 को निकाला गया है, और अभी आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में उसे लीगल राइट बनाया गया है। तो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। आगे, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या है? जो इम्पोर्टेंट फीचर है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कुछ फॉरेनर्स के लिए है। इसका मीनिंग ये होता है कि सभी फंडामेंटल राइट्स तो इंडियन सिटीजन के लिए तो मिलेंगे ही, लेकिन उनमें से कुछ है जो एक्सक्लूसिव है, मतलब केवल इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आपको रट लेना है पूरा। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिवली केवल इंडियन के लिए है।
ये फॉरेनर्स को नहीं मिलते, लेकिन बाकी बचे हुए जो राइट है वो इंडियन के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है। बाकी इस पे दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इसका मीनिंग होता है फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट डाल सकता है, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे है, वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो भी बातें दी गई उसको वायलेट कर रहे हैं क्या। अगर वो इनकन्सिस्टेंट है तो कोर्ट उसे उस स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने डाला है उसे निकाल सकता है और स्टेट को कह सकता है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ये वायलेट कर रहा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर ठीक से डाला हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट हो, फंडामेंटल राइट के इनकन्सिस्टेंट हो, तब जाके उस रिस्ट्रिक्शन को माना जाएगा। आगे कुछ जो है वो स्टेट के खिलाफ है और कुछ प्राइवेट पर्सन के भी खिलाफ हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कुछ ही, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट के खिलाफ ही आपको मिलेंगे। जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में जाके उन्हें पा सकते हैं वापस अगर उनका वायलेशन होता है। आगे दिया गया है, देखते हैं आगे जो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, उसमें मैंने पढ़ाया था कि नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें मैंने बताया था कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, अगर वो नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, इसके वजह से हो, तब जाके आर्टिकल नंबर 19 के सभी राइट्स कम किए जा सकते हैं, लोगों के कम किए जा सकते हैं। मतलब आप आर्टिकल्स तो वही रहेंगे, राइट्स भी वही रहेंगे, लेकिन कोर्ट में जाके आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब, जब नेशनल इमरजेंसी में कौन सी कंडीशन आ जाए, नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की वजह से लगी हो पूरे देश में, तब जाके, ठीक है। लेकिन अगर वो आर्म्ड रिवॉल्ट के तौर पे लगी हो तो आर्टिकल 19 भी चालू रहेगा, शुरू ही रहेगा, उसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले दो की वजह से लग रही हो नेशनल इमरजेंसी, तब आप इसको एवरेज कर पाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21, कौन सी भी नेशनल इमरजेंसी हो जाए, कौन सी भी सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हो जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते या उनका इन्फोर्समेंट आप बंद नहीं कर सकते। आगे ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइटेड एरिया, इसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल 33 में बताया है कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, CISF, BSF, CRP से, या सेंट्रल पुलिस हो गई, कोई भी पुलिस हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, बाद में एनालॉगस मतलब रॉ वगैरह एट्सेट्रा हो गया, तो इनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 33 से कम किए जा सकते हैं, आर्टिकल 33 से उन्हें कम किया जा सकता है, ठीक है, या ख़त्म भी किया जा सकता है। और मार्शल लॉ जिस भी एरिया में है वहाँ के भी फंडामेंटल राइट्स को कट डाउन किया जा सकता है, आर्टिकल 34 में दिया गया है ये बात, ठीक है। कुछ लॉज जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जो भी सेंट्रल लिस्ट में है, कुछ को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, आर्टिकल 35 में है। आगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट कौन है, इसके बारे में डेफिनेशन ऑफ स्टेट में बात की जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में दी गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के कौन कौन पार्ट है और किन के खिलाफ आप कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने जो फंडामेंटल राइट है उनको लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जा सकते हैं। तो स्टेट के खिलाफ दिए गए मैंने बताया था, लेकिन स्टेट कौन है, तो स्टेट वो पार्ट होते हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री आते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री लोग, या लेजिस्लेटिव ऑर्गन, MLA MP, ये लोग होते हैं। उसके बाद में जो भी म्यूनसिपाल्टी है, पंचायत है, उस अथॉरिटीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सभी होते हैं। और एक्स्ट्रा और बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है
कि जो भी प्राइवेट एजेंसीज है, कौन सी भी प्राइवेट एजेंसीज हो जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएंगी। जैसे कि बीसीसीआई वो क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी होने के बावजूद भी वो एक गवर्नमेंट कहलाती है। उसके खिलाफ भी आप फंडामेंटल राइट्स कम होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली या डायरेक्टली गवर्नमेंट की एजेंसीज, इन सभी को, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज हो लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम करती हो, या एनजीओ हो जो गवर्नमेंट के लिए काम करती हो, वो सभी लोग स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। और उन सब के खिलाफ आप फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए, अगर हनन किया है उन लोगों ने, आपके ब्रीच किए है फंडामेंटल राइट्स, तो उनके खिलाफ आप जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 12 में यह दिया था। तो आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में क्या दिया है? तो आर्टिकल 13 बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी लॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें बताई गई है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे कायदे कानून, एक्ट, जिसके वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स कम किए जा रहे हैं या उनमें कमी की जा रही है, इस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसके वजह से आपको जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, उसे कम किया जाए। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि फंडामेंटल राइट्स आप कम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं कम भी, लेकिन कब? जब वो फंडामेंटल राइट्स कम करने के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें बताई गई है उसका ख्याल रखा जाए और लोगों को फंडामेंटल राइट को कम किए जाने से ज़्यादा हैम्पर मतलब लोगों का नुकसान ना हो, जिससे तभी जाके आप उन फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी कायदे कानून है वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के बनाने चाहिए। आर्टिकल 13 में दिया गया है। और क्या क्या करता है आर्टिकल 13? तो जुडिशल रिव्यू देता है। जुडिशल रिव्यू का कहीं भी मेंशन नहीं है, जुडिशल रिव्यू को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जुडिशल रिव्यू को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि कोई लॉ बनेगा इनकंसिस्टेंट, मतलब गलत तरीके से फंडामेंटल राइट के जो उसका वायलेशन करता हो, तो उस कायदे को, कानून को, उस एक्ट को ब्रीच किया जाए, उसे नल एंड वॉइड किया जाएगा, उसे ख़त्म किया जाएगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ये चीज़ करेगा आर्टिकल 32 से। आप आर्टिकल 32 से मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने वापस मांग सकते हैं हक। और दूसरा हाई कोर्ट 226 से। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ है? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट में, या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है स्टेट विधानसभा में, वहाँ पे जो कायदे कानून बनेंगे उनको कम किया जा सकता है अगर वो इनकंसिस्टेंट हो, या कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया हो, वो भी वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कम किया जा सकता है। उसके बाद डिलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल इट्सेट्रा, जो भी नोटिफिकेशन है उसे भी कम किया जा सकता है। जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा उसे डिक्लेयर वॉइड किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा उसे। केशवानंद भारती केस में कहा था 1973 में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। मतलब मुझे कहना क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, वो उससे बाहर होना चाहिए। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो जुडिशल रिव्यू है, जो आपने चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी जुडिशली रिव्यू किया जाएगा और उसे देखा जाएगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि इन्होंने अगर अमेंडमेंट किया है तो ठीक से किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ये डिक्रीज़ किया है इन लोगों ने। अगर ऐसा होता है, वायलेशन करके ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिव्यू करके उस जो अमेंडमेंट किया गया है उसे नल एंड वॉइड किया जाएगा।
ठीक है, तो ये कर सकते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी जुडिशियल रिव्यू अभी दिया गया है या है। राइट टू इक्वेलिटी, आज राइट टू इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। बाकी राइट्स को हम कल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 4 या 5 वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना फॉरेनर्स को कौन से 15, इंडियंस को सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 है। बाकी सभी को अवेलेबल है, बाकी फॉरेनर्स को भी है और इंडियंस को भी है, लेकिन केवल इंडियंस के लिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये इतने आर्टिकल हैं। आगे राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू इक्वेलिटी में 4-5 राइट आते हैं, उसमें से पहला है आर्टिकल नंबर 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कानून के आगे सभी लोग समान, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी लोगों को कानून का समान प्रोटेक्शन मिलेगा, एक समान प्रोटेक्शन मिलेगा, कम ज़्यादा ऐसा नहीं किया जाएगा। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है, ये कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिए है। उनका रूल ऑफ लॉ, AVDC जो उनके ज्यूरिस्ट है, इमिनेंट ज्यूरिस्ट वहाँ के, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था रूल ऑफ लॉ। तो वहाँ से निकल कर ये कंसेप्ट आया है, कौन सा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, हाँ रूल ऑफ लॉ इससे आया है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये कंसेप्ट है अमेरिका का। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। तो इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस फेवर ऑफ एनी पर्सन। किसी को कायदे के आगे सबको समान रखा जाएगा, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या बड़ा रिच टाइप का किस्म का आदमी हो, तो सबके लिए समान रूप से लॉ होगा। किसी ने चोरी की है, वो चाहे वो गरीब हो या रिच पर्सन हो, उसको वही सज़ा मिलेगी जो ऑर्डिनरी कोर्ट देते हैं, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट जो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो किसी को नकारा नहीं जाएगा कानून का प्रोटेक्शन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको सही तरीके से वैसे ही इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा कानून का। आगे रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ मैंने कहा था कि हमारे कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ से ली गई है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से। और ये AVDC जो है या डाइसी जो है, इन्होंने, ये ब्रिटेन के ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट लाई थी। तो रूल ऑफ लॉ में 3 पार्ट है। पहला है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट लॉ ब्रीच। कानून का उल्लंघन या कानून को कोई ब्रीच नहीं करता, तब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, तभी पनिश किया जाएगा जब कानून तोड़ेगा इंसान। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने बताया जाता है कि पुअर, हाई ऑफिशियल, बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, ऑर्डिनरी इंसान हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, सबके लिए लॉ समान है। और ऑर्डिनरी कोर्ट से जो कानून जारी किया जाएगा वो सभी के लिए समान रूप से लगाया जाएगा। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए। तीसरा कंसेप्ट है, ब्रिटेन में ऐसा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन इंडिया में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमें मिले हैं, इसे इंडिया में कहा जाता है। लेकिन वहाँ के लोग या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे नहीं कहता, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों के राइट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड इन द आर्टिकल 15 is a basic structure of the constitution, hence it cannot be destroyed even an amendment। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 14 का पार्ट है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आर्टिकल 15 को हम अमेंड नहीं कर सकते, या अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसमें हम उसको निकाल नहीं सकते,
इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का या बेसिक फीचर का पार्ट है। आप एक बार बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है दृष्टि IAS पे, वो मैंने डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, वहाँ जाके आप एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर बेसिकली UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आपको ज़रूर मिलेगा ये वहाँ पे, आप जाके देख लीजिए एक बार। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि अब ये आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नेसेसरी है और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के बारे में है वो, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एक्सेप्शंस ऑफ इक्वलिटी। अब हमने देखा था कि सभी लोगों को समान रूप से लॉ लगाया जाएगा, पनिशमेंट्स उसी तरह से मिली जाएगी और दी जाएगी, और इक्वल प्रोटेक्शन भी लॉ का मिलेगा। लेकिन इसके लिए मतलब कुछ एक्सेप्शंस है उसके भी, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, तो उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं इस केस में। तो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट इंजॉयज फॉलोइंग इम्यूनिटीज़ बाय आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 की वजह से उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो सभी को लागू होते हैं। आर्टिकल 14 सभी को लागू होता है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा इसे बाहर किया जाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। तो कौन कौन से पावर्स हैं उनको, जिनके वजह से आर्टिकल 14 उन पे लागू नहीं होता? तो president or governor not answerable to any court to exercise performance of power and duties। तो power and duties मैंने अभी अभी कहा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस। तो जो उनकी जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं या ड्यूटीज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट से कि तूने ये क्यों किया, ठीक है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर है। उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड against the president or the governor in any court during his tenure of office, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है? आप लोग इन प्रिजन प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते या गवर्नर को नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी कोई दर्ज नहीं कर सकते हम लोग जब उनका टेन्योर शुरू हो। लेकिन हम 2 महीने का वक्त देके, 2 महीने की नोटिस देके उसको हम लोग सिविल केस उस पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court respect of publication of newspaper substantially true about the either house of the or legislature state। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी पब्लिश या न्यूज़पेपर या कोई टीवी चैनल, उस पर अगर पार्लियामेंट या जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, इनके बारे में अगर ट्रू इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है, और अगर उन कोई गलत भी चीज़ कही लेकिन उसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश कोई कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये भी हक जो है 361A से जर्नलिस्ट को मिलता है, ठीक है। तो ये लोगों को हक दिया है 361A से, और वो ट्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश कर सकते हैं। आगे फॉरेन sovereigns, ambassadors and diplomats enjoy immunity of the फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। फॉरेनर्स जो है, जैसे कि रूरल्स, कोई राजा है, कोई प्रेसिडेंट या कोई एम्बेसडर है, डिप्लोमेट्स आता है किसी देश से, तो उनके खिलाफ आप क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, सिविल और क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तो उनको ये एक्सेप्शन है।
आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन जो जो है वही मैं अभी बता रहा था, नहीं तो जनरली सभी के लिए लॉ सेम है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसे लोगों के लिए कुछ ये दिया है, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ सहूलियत दी गई है। और यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी एजेंसीज़ है और उनके डिप्लोमेट्स जो है, इनको भी उनके भी खिलाफ हम आर्टिकल 14 से क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग्स एक समान जैसे दूसरे लोगों के लिए है वैसे नहीं लगा सकते। तो ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 14। तो हमने आज आर्टिकल नंबर 14 को ख़त्म किया है। इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। आर्टिकल नंबर हमने 12 स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा, जुडिशियल रिव्यू देखा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कहा नहीं गया। वो उसने कहा है द लॉज इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, लेकिन उसका हम मीनिंग हम रेफर क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करके करते हैं, लेकिन उसका मेंशन नहीं है बाय वर्ड, लेकिन वो काम वही करता है, किसी भी कायदे कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है अगर वो इनकन्सिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट के। हमने आर्टिकल नंबर 12 देखा, बाद में जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा 13 में। 14 में हमने फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी में पहला राइट था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने देखा। कल हम राइट टू इक्वलिटी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें से 3 या 4 राइट और हमारे बाकी है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे। ऐसे करके हमने ये 4 या 5 वीडियो में हमारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट्स समझ में आ रहे होंगे। आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।